नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का राजपथम में। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। दिल्ली में प्रिकॉशन डोज का आंकड़ा 40 से 50% करने का रखा गया लक्ष्य। अब तक कुल 24% लोगों ने प्रिकॉशन डोज लगवाया। एप बेस्ड टैक्सी सर्विस पर लगाम लगाने की तैयारी, किराया तय करेगी अब सरकार। दिल्ली में हुई भारी बारिश, सड़कों पर दिखा जाम। आज भी येलो अलर्ट दिल्ली में किया गया जारी। सत्येंद्र जैन का मामला दूसरे जज के पास स्थानांतरित, हाईकोर्ट पहुंचे मंत्री। दिल्ली के नरेला में जूते की फैक्ट्री में लगी भयंकर आग, बुलानी पड़ी दमकल की 10 गाड़ियां। दिल्ली में टीकाकरण केंद्रों पर मुफ्त प्रिकॉशन डोज लगाए जा रहे हैं। अब तक कुल 24% लोगों ने प्रिकॉशन डोज लगवा लिया है। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 18 से 59 वर्ष की उम्र के बीच मात्र 19% लोगों को कोविड-19 का बूस्टर डोज लगा है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की गुरुवार को हुई बैठक में सहमति बनी है कि बूस्टर डोज के टीकाकरण का आंकड़ा कम से कम 40 से 50% तक ले जाने की जरूरत है। प्रिकॉशन डोज के लिए कुल 1 करोड़ 33 लाख पात्र लोगों में से 31 करोड़ 49 लाख लोगों ने 20 सितंबर तक वैक्सीन लगवाई है। 20 सितंबर तक 18 से 59 वर्ष की उम्र में कुल 1 करोड़ 14 लाख पात्र लोगों का प्रिकॉशन डोज बकाया था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मात्र 21 करोड़ 21 लाख इस ग्रुप के लोगों ने प्रिकॉशन डोज की वैक्सीन लगवाई थी। हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के बीच 61% पात्र लोगों ने प्रिकॉशन डोज लगवा लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कोविड-19 वैक्सीन की बूस्टर डोज का आह्वान किया था। उन्होंने कहा था कि त्योहारी मौसम में खुद को और परिवार को सुरक्षित रखने के लिए सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोग बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। मोबाइल ऐप आधारित टैक्सी संचालन कंपनियों के किराए को लेकर मनमानी पर अब सरकार लगाम लगाने जा रही है। अब इन कंपनियों का किराया सरकार तय करेगी। परिवहन विभाग ऐप आधारित टैक्सियों को बेसिक राय खुद तय करेगा। यही नहीं, टैक्सी की मांग बढ़ने पर उसके किराए में होने वाली सर्ज प्राइसिंग की अधिकतम सीमा बेस किराए के दोगुने से ज्यादा नहीं होगी। दिल्ली परिवहन विभाग ऐप आधारित टैक्सी कंपनियों के किराए को लेकर मनमानी के लिए टैक्सी एग्रीगेटर नीति लाने जा रही है, जिसका काम अंतिम चरण में है। जल्द ही इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। बता दें कि परिवहन विभाग ने बीते जून को एग्रीगेटर नीति को लेकर जनता से सुझाव मांगे थे। परिवहन विभाग को कुल 160 से अधिक सुझाव मिले हैं। इसमें एक ऐप आधारित टैक्सी संचालन के किराए, यात्रियों की सुरक्षा के अलावा यात्रियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को लेकर भी सुझाव मांगे गए थे। इसी नीति को लेकर परिवहन में कैलाश गहलोत ने शुक्रवार को एक बैठक बुलाई थी। बताया कि इस योजना का कार्य अंतिम चरण में है। इस नीति में यात्रियों की सुरक्षा, किराए को लेकर अहम प्रावधानिक बातें की गई हैं और बेड़े में कम से कम 25 वाहन शामिल होने चाहिए। वहीं 3 साल के अंतराल पर लाइसेंस का पंजीकरण कराना होगा। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए 24 घंटे चलने वाले नियंत्रण कक्ष बनाना होगा। परिवहन विभाग ने मोबाइल ऐप आधारित टैक्सी संचालनों को ई टैक्सी को बेड़े में शामिल करने का प्रावधान किया गया है। मौजूदा बेड़े को आने वाले 5 साल के अंदर ई बेड़े में बदलना होगा। पहले 6 महीने में बेड़े में 10 दोपहिया, 10 तिपहिया और 5 4 वाहन शामिल करने होंगे और 5 साल में पूरा बेड़ा ई वाहनों में बदलना होगा। नई नीति लागू होने के बाद सर्ज प्राइस बेस प्राइस के दोगुने से ज्यादा नहीं होंगे। अभी दिल्ली में मोबाइल ऐप आधारित टैक्सियों का किराया मांग के आधार पर तय होता है। यहाँ मांग ज्यादा होती है, वहाँ किराया बढ़ा दिया जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। राजधानी दिल्ली में पिछले 2 दिनों से हुई बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। वहीं शुक्रवार को भी लगातार दूसरे दिन हो रही बारिश से दिल्ली की कई सड़कों पर जल भराव है, जिससे लोग यातायात की समस्या से जूझ रहे हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने कल शनिवार यानी आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने दिल्ली वासियों को जानकारी देते हुए बताया कि
कई जगहों पर हल्की बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं राजधानी में हुई बारिश ने कई जगहों पर यातायात को बिल्कुल ठप कर दिया और ड्राइवरों को जलभराव का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही राजधानी की सड़कों पर हो रहे जलभराव को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक अलर्ट जारी किया है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों को बारिश को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाने के लिए कहा। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को बताया कि शांति वैन पर हनुमान सेतु के पास हनुमान मंदिर, केजरीवे और लिबासपुर अंडरपास, महारानी बाग, तैमूर नगरकट, सीडीआर चौक और मेहरौली से गुरुग्राम तक की जलभराव की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही अंधेरिया मोड़, बसंत कुंज की ओर और निजामुद्दीन पुल के नीचे, सिंगू बॉर्डर पेट्रोल पंप के पास और एमवी रोड सैनिक फॉर्म केजरीवाल से रास्ते पर न जाने की सलाह दी गई है। जिला अदालत ने दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की सुनवाई दूसरे जज के पास स्थानांतरित कर दी है। इसके बाद जैन ने फैसले को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी है। अदालत ने याचिका पर सोमवार को सुनवाई तय कर दी गई है। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ के समक्ष जैन की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट राहुल मेहरा ने मामले में तुरंत कार्रवाई का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राउज एवेन्यू कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने प्रवर्तन निदेशालय के आवेदन को स्वीकार कर मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल की कोर्ट से दूसरे विशेष न्यायाधीश विकास झुल के पास स्थानांतरित की है। मेहरा ने मामले में जल्द सुनवाई का तर्क रखते हुए कहा कि नए जज को मामले का फैसला करने के लिए केवल 1 सप्ताह का समय दिया गया है, जिस पर दिन प्रतिदिन सुनवाई करने का निर्देश दिया गया है। मेहरा ने फैसले को गलत बताते हुए कहा कि जिला जज ने जैन के द्वारा उठाए गए तर्कों पर उचित तरीके से विचार नहीं किया और यदि जल्द सुनवाई नहीं हुई तो उनके मुवक्किल के अधिकारों का हनन होगा। पीठ ने आग्रह स्वीकार करते हुए सुनवाई सोमवार तक तय कर दी है। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल इलाके में एक बार फिर जूता चप्पल बनाने की 3 मंजिला फैक्ट्री में आग लग गई। इसके बाद घटना की सूचना दमकल विभाग को दी गई। ऐसे में दमकल की करीब 10 गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची हैं। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है, लेकिन लाखों के माल जलकर खाक हो जाने की खबर है। गौरतलब है कि दिल्ली में फैक्ट्री में आग लगना और जर्जर इमारतों का गिरना अब आम सी बात हो गई है। बाहरी दिल्ली के नरेला इलाके में बीते शाम भी जूता चप्पल बनाने की फैक्ट्री में आग लगी थी। आज शुक्रवार की सुबह भी नरेला इलाके में अचानक से जूता चप्पल बनाने की फैक्ट्री में आग लग गई। आग नरेला इलाके के 3 मंजिला जूता चप्पल बनाने की फैक्ट्री में लगी। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। आग करीब सुबह 8:30 बजे लगी थी। घटना की सूचना दमकल विभाग को दी गई। दमकल की 10 गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची। लगभग 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। कैंट एम्बुलेंस ऑफिसर ने बताया कि आग लगने से किसी के घायल होने की फिलहाल कोई खबर नहीं है। फिलहाल अभी आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि आग बिजली के मीटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी। वहीं स्थानीय पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुकना ना तू अब ठहर। Lyra, anytime, anywhere, Lyra, ढोल उठाए जग सारा, जयमयूर की जंजीरों को हमने ही काटा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में ड्राइवरों के लिए यातायात के नियमों की ओर से सख्त उसको बनाया जा रहा है। दिल्ली में आप यदि 3 बार से अधिक बस लेन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जा सकता है। परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस को दोबारा बहाल करवाने के लिए आपको 1 महीने का रिफ्रेश कोर्स करना होगा। दिल्ली परिवहन विभाग ने इस साल अप्रैल में अनुशासन सुधारने लेन
ड्राइविंग और सड़कों पर भीड़भाड़ कम करने के लिए एक विशेष बस लेन अनुशासन अभियान शुरू किया था। इसके तहत ये तय किया गया था कि बसों समेत सभी तरह के भारी वाहन सड़क के सबसे बाईं ओर चलेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों का 5,000 रुपए का चालान काटा जाएगा। ये नियम बस लेन पर ड्राइविंग या पार्किंग करने पर, कार, ऑटो रिक्शा और बाइक जैसी गाड़ियों पर लागू होगा। इस नियम की सख्ती से करवाने के लिए परिवहन विभाग ने डीटीओ को लाइसेंसिंग प्राधिकरण नियुक्त किया था। उन्हें 1988 की धारा के तहत बस लेन के नियमों का लगातार 3 बार उल्लंघन कर उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने या उससे फिर से बहाल करने का अधिकार था। इसमें लगातार 3 बार इन नियमों का उल्लंघन करते पाए गए जाने पर ड्राइवर को अपना ड्राइविंग लाइसेंस बहाल करवाने के लिए 1 महीने का रिफ्रेश कोर्स करने का प्रावधान था। परिवहन विभाग ने नामित अधिकारी से कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस स्थगित किए जाने पर वह तब तक बहाल नहीं होगा जब तक कि आरोपी ड्राइविंग नंद नगरी स्थित डीटीसी के ट्रेनिंग स्कूल में रिफ्रेश कोर्स नहीं कर लेता। दिल्ली के गाजीपुर और भलसवा लैंडफिल साइटों पर हाल ही में किए गए ड्रोन सर्वेक्षण से पता लैंडफिल द्वारा कब्जा किया गया है। वास्तविक क्षेत्र दिल्ली निगम के पहले की रिपोर्ट की तुलना में ज्यादा है। गाजीपुर लैंडफिल ड्रोन रिपोर्ट के अनुसार वास्तविक साइट क्षेत्र लगभग 75 एकड़ है। रिपोर्ट में कहा गया कि उपलब्ध रिकॉर्ड रिपोर्ट और एमसीडी अधिकारियों के साथ चर्चा के अनुसार गाजीपुर लैंडफिल का साइट क्षेत्र 70 एकड़ बताया गया। सर्वेक्षण के दौरान भलसवा में लैंडफिल साइट का क्षेत्र 58.5 एकड़ पाया गया, जबकि एमसीडी ने इसे 70 एकड़ बताया था। एमसीडी ने साइट पर कचरे की मात्रा के आकलन, ढलानों के विश्लेषण, लैंडफिल की स्थिति के समय स्थान पर मोहर लगे, फोटोग्राफिक रिकॉर्ड और आवधिक डेटा संग्रह के माध्यम से लैंडफिल में परिवर्तनों को मापने के लिए ड्रोन सर्वेक्षण करने के लिए एक सलाहकार नियुक्त किया था। 2020 में 2 डंपर साइट का क्षेत्र भी पूर्व और उत्तरी एमसीडी द्वारा एनजीटी को 70 एकड़ के रूप में प्रस्तुत किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार सलाहकार ने गाजीपुर लैंडफिल का ढलान विश्लेषण भी किया, जो इसकी स्थिरता को समझने में मदद करता है। रिपोर्ट में बताया गया कि ढलान सामान्य रूप से 30 डिग्री से 45 डिग्री तक अलग होता है। लैंडफिल में 45 डिग्री से 60 डिग्री की खड़ी ढलान होती है और खुदाई के कारण स्थानों पर ढलान 90 डिग्री तक होती है। इसमें कहा गया कि यह क्षेत्र लैंडफिल साइट पर चट्टानों की तरह है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सतीश जमानत पर सुनवाई कर अदालत को बदल दिया था। पहले जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई गीतांजलि गोयल की अदालत में चल रही थी, लेकिन ईडी ने इस मामले की सुनवाई किसी और कोर्ट में करने की अपील की थी। राउत एवेन्यू कोर्ट के प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश विनय कुमार गुप्ता ने 19 सितंबर को विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल के समक्ष जैन की जमानत पर सुनवाई की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। अदालत ने इस मामले में जैन और अन्य सह आरोपी अंकुश जैन, वैभव जैन को प्रवर्तन निदेशालय के एक आवेदन पर नोटिस जारी किया था। ईडी ने यह मामला किसी दूसरे न्यायाधीश को स्थानांतरित करने की अपील की है। न्यायाधीश ने प्रतिवादियों को 30 सितंबर तक ईडी की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। ईडी ने विशेष न्यायाधीश की अदालत की जा रही सुनवाई की जमानत दलीलों पर आपत्ति जताई है। अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया शनिवार यानी कि आज से शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मुख्य मुकाबला पार्टी हाईकमान के कद से पहली पसंद अशोक गहलोत और पार्टी में बदलाव की मांग करने वाले तिरुवनंतपुरम के सांसद थरूर के बीच होगी। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वह एक व्यक्ति, एक पक्षक है। वह अपने गृह राज्य के लोगों की आजीवन सेवा करना चाहते हैं। गहलोत ने ऐलान किया कि वे कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने पत्रचीत में कहा कि राजस्थान के लोगों की सेवा की इच्छा रखने के बयान की अलग अलग तरीके से व्याख्या की है। पार्टी के एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत ने कहा कि मीडिया में ऐसी वे राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद छोड़ना नहीं चाहते। उन्होंने यहाँ प्रसिद्धि साईं बाबा मंदिर में दर्शन की बात कहा, ये बहस अनावश्यक है। मैं चुप हूँ, मीडिया की माने मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, लेकिन मैं ये पूरे के साथ कहता हूं कि आज मैं भी और फॉर्म भरने के बाद भी इस पर कायम रहूंगा का हूं और मैं जीवन भर राज्य की सेवा करना। डॉक्टर एम श्रीवास्तव नई दिल्ली के नए डायरेक्टर बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता
डिफेंस कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने डॉक्टर श्रीनिवास दिल्ली का निदेशक नियुक्त किया है। पहले डॉक्टर रणदीप गुलेरिया एम्स दिल्ली के निदेशक थे। डॉक्टर गुलेरिया का कार्यकाल यानी कि 23 सितंबर 2022 को खत्म हो। देश के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल एंड हॉस्पिटल का दारोमदार डॉक्टर श्रीनिवास पर होगा। एम्स की फाइनल रेस में दो का नाम था, एम श्रीनिवास और डॉक्टर संजय बिहारी। इन दोनों एसीसी के पास भेजे गए। एम्स दिल्ली के नए डायरेक्टर इसके बारे में शीर्ष पद पर बने शख्स डॉक्टर एम श्रीनिवास एम्स के श्रीनिवास पहले हैदराबाद स्थित कर्मचारी राज्य बीमा ने ESIC मेडिकल एंड हॉस्पिटल में कार्यरत थे। हालांकि डॉक्टर श्रीनिवास पहले एम्स में ही पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग में थे। फिलहाल बात से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। वहाँ नहीं कम पड़ जाएंगे नहीं। लायरा टाइम। लहरों से डर कर नौका कोशिश कर लो की हार होती। नन्ही चींटी जब दाना ले चढ़ती दीवारों पर 100 बार मन का में साहता है। चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना न अखरता है। मेहनत हार नहीं होती। कोशिश वालों की कभी हार। या सिंधु में गोताखोर जा जा कई हाथ लौट कर मिलते हज ही मोती गहरे पानी हड़ताल इसी हैरानी में उसकी खाली नहीं करने वाली हार। असफलता एक चीज है, इसे स्वीकार क्या कमी रह गई और सुधार। जब तक न सफल हो चैन को त्यागो, संघर्ष का मैदान छोड़ कर भागो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोई करने वाला कभी हार नहीं होती। कुछ नया ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राज्यपाल सेना ने दिल्ली के सरकारी गेस्ट की नियुक्ति में जाने और गैर घोषित गेस्ट टीचर्स के देने की अतिरिक्त जांच करने के लिए एलजी सचिवालय ने मुख्य को कहा कि वह शिक्षा निदेश दिल्ली गवर्नमेंट के सभी टीचर्स की और वेतन को करने का सुझाव दे। इस मामले में राज्यपाल सचिवालय को रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। उपराज्यपाल ने गैर मौजूद के नाम पर फर्जी तरीके से टीचर का वेतन लेने के लिए सेवारत और रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल के खर्च करने की अनुमति दी। मामला दिल्ली के सरोवर पार्क गवर्नमेंट बॉयज सीनियर स्कूल का है। मुख्य को लिखी चिट्ठी में कहा कि बाद हमारी नजर में गैर की और से गैर मौजूद की सैलरी सरकारी फंड के गबन का है। हमारा ये गंभीर मामला है और बिना स्कूल प्रिंसिपल अधिकारियों के भाग्य ऐसा नहीं हो सके। ये मामला हमें शिक्षा विभाग के अलग अलग लेवल पर अधिकार पर्याप्त निगरानी नहीं को दिखाता है। दिल्ली पुलिस की एक बड़ी स्पेशल मुंबई के नवाशे बंदरगाह से हेरोइन
द्वारा जब्त की गई हीरोइन की सबसे बड़ी राष्ट्रीय बाजार में से ड्रग्स कीमत करीब 17 करोड़ पाई जा रही है। बड़ी मात्रा में ड्रग पुलिस भी दंग रह गई। वहीं दरअसल देश की स्पेशल बीते दिनों 1200 करोड़ की हीरोइन के साथ अफगानिस्तान नागरिकों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में आरोपियों ने बताया था कि नवाज शिवापुर कंटेनर 345 किलो ड्रग्स रखी है। सूचना के बाद टीम मुंबई के नवाज शिवापुर और तो एक कंटेनर से 20 टन से ज्यादा हीरोइन से मुलेठी मुताबिक पुलिस की सबसे बड़ी की बरामदगी है। वही की कीमत करीब 1700 करोड़ रुपए की है। सीपी एच धालीवाल ने बताया कि जब्त की गई हीरोइन कीमत करोड़ों में आकी जा रही है। कंटेनर को दिल्ली में ले जाया गया था। ये जब्ती साबित की नार्को टेरर हमारे देश को कैसे कर रहा है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने एक अध्ययन में कहा कि दवा BGR-34 के साथ मोटापा कम करने में भी असर। वर्ष पूर्व वैज्ञानिक अनुसंधान के वैज्ञानिक खोज की अध्ययन के अनुसार आयुर्वेदिक दवा वजन में कम के साथ साथ शरीर के उपाचय तंत्र में भी सुधार करती है। इस पर शोध पत्र भी जल्द प्रकाशित होगा। 3 वर्ष तक चलते इस अध्ययन में एम्स फार्माकोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर कुमार सारंगी ने बताया कि अध्ययन के दौरान BGR-34 को कई मधुमेह रोधी एलोपैथी दवाओं के साथ भी प्रयोग किया गया था। इसमें यह जानने का प्रयास किया गया कि क्या एलोपैथी दवाओं के साथ देने से नतीजे ज्यादा प्रभावी आते हैं या नहीं। इसके परिणाम काफी संतोषजनक रहे। शोध में पाया गया कि यह अकेले ही काफी कारगर है, जो न सिर्फ रक्त में शुगर की मात्रा को कम करती है बल्कि कुछ अन्य फायदे भी पहुंचाती है, जैसे मोटापे में कमी लाना। शोधार्थियों के अनुसार दारू, हजरा, गिलोही और विजगर जैसी औषधियां रोगी रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित रखने के साथ ही एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भी बढ़ती है। दिल्ली में जुलाई और अगस्त में जीनोम सीक्वेंसिंग के दौरान 90% कोविड-19 सैंपल में इस वायरस का BA.2 स्वरूप मिला था। इस संबंध में आधिकारिक आंकड़ा जारी किया गया। वहीं जुलाई में लैब में कुल 1271 सैंपल का एनालिसिस किया गया और उनमें से 1133 सैंपलों में BA.2 वेरिएंट पाए गए, जबकि एक भी सैंपल BA.4 वेरिएंट नहीं पाया गया। वहीं 138 सैंपल में वायरस का BA.5 राजधानी में अगस्त महीने में 2064 सैंपलों का एनालिसिस किया गया था और उनमें से 90.35% BA.2 वेरिएंट के साथ पाए गए, जबकि 199 सैंपल BA.5 वेरिएंट के साथ पाए गए। वहीं BA.4 वेरिएंट के साथ कोई भी नहीं किया गया। दिल्ली में अगस्त में मामलों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई थी। विशेषज्ञों ने इसको कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने के जिम्मेदार ठहराया था। विशेषज्ञों का मानना है कि के रोज के मामलों में संख्या 100 से कम हो गई है। DDMA सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने के 500 रुपए के जुर्माने को हटा सकता है। साथ ही अस्पतालों में कर्मचारी और उपकरणों की तैनाती को धीरे धीरे कम कर सकता है। दरअसल शहर में ताजा कोविड-19 मामलों की संख्या में लगातार गिरावट देखी जा रही है। मेट्रो फेज 4 के सभी पर यात्रियों की सुरक्षा के इंतजाम और अधिक पुख्ता किए जाएंगे। मेट्रो की आवाजाही के दौरान संतुलन बिगड़ने पर गिरने का खतरा नहीं होगा। आत्महत्या की आशंका भी नहीं। ट्रैक पर छलांग लगाने की गुंजाइश नहीं होगी। प्लेटफॉर्म और मेट्रो के बीच सुरक्षा कवच के तौर पर सभी 45 स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर लगाए जाएंगे। मेट्रो और प्लेटफॉर्म के बीच PAD बैरिकेड्स के तौर पर काम करेंगे। खास बात यह होगी कि मेट्रो के पहुंचने के बाद ही गेट खुलेंगे या बंद होंगे। दुनिया के कई देशों में मेट्रो यात्रियों की सुरक्षा के लिए PSG का इस्तेमाल किया गया है। मेट्रो फेज 4 के